हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है ट्विंकल मालवीय और जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि क्लासेस शुरू करने वाले हैं आरआरबी एग्ज़ाम के साथ। भी एग्ज़ाम स्टेट लेवल के उन सारे एग्जाम आपको क्या लगेगी, काम देगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन का। आज हम सिर्फ ये समझेंगे, आज मैं आपको बता दूंगी कि हम कितने टॉपिक कवर करने वाले हैं। उसके बाद में हम देख लेंगे चलिए, तो जैसे कि इंट्रोडक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं बायोलॉजी। सबसे पहले हम देख रहे हैं ये बायोलॉजी जो शब्द है इसका मतलब क्या है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, नेचुरल साइंस जिसको हम हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस बोलते हैं, इसकी मेन हम साइंस में हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हमारा फिजिक्स, एक पढ़ते हैं केमिस्ट्री और एक पढ़ते हैं हम बायोलॉजी। ठीक है, नेचुरल साइंस को हम जब पढ़ते हैं तो इन तीनों चीज़ों को मिला के पढ़ते हैं। और जब भी जहाँ हम साइंस की बात करेंगे तो हमें पता होता है कि हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, उसी में से नेचुरल साइंस की एक शाखा हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। जीव विज्ञान, सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझेंगे हम कि बायोलॉजी शब्द का मतलब होता क्या है। स्टूडेंट्स, ये बायोलॉजी शब्द जब भी आपको ऐसा लगा करे कि किसी भी शब्द का, है ना, हिंदी में या कभी भी हमें ऐसा लगता है कि किसी शब्द का हमें अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं टुकड़ों में। ठीक है, ऐसे ही बायोलॉजी को यदि हम देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लॉजी या लोगस। ठीक, ये पहली बात तो ये शब्द किस भाषा का शब्द है, बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक, अब इसमें ये देखें हम, बायोस का मतलब क्या होता है, बायोस का मतलब होता है जीवन, जीवन। और लोगस या लॉजी का मतलब क्या होता है, लोगस या लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, तो अब हमें इससे समझ में आ रहा है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में क्या मतलब, वह साइंस की वह शाखा जिसमें जीवित जीवों के का अध्ययन किया जाता है, यानी कि सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उनके जीवन साइकिल का अध्ययन किया जाता है, जीवन चक्र का। ठीक है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देखें कि इसका जनक किसे कहा जाता है। यदि हम इसके जनक की बात करें कि बायोलॉजी का जनक हम किसे कह रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे कि बायोलॉजी का जनक आप सबको पता भी होगा कि हम किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु, जिसे आप लोग इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। ठीक, ये आपने देख लिया। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी सब्जेक्ट का जब हम जनक की बात कर रहे हैं, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी बोल रहे हैं, या फिर अलग अलग शाखा में हम फादर के नाम लेते हैं, तो कहीं उन व्यक्ति द्वारा उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया गया है। अरस्तु को हम तो हम देख लेंगे कि बायोलॉजी शब्द, इस शब्द को किसने दिया है। जनक तो हमने देख लिया, अरस्तु को कहा गया है। इस शब्द को देने वाले दो विज्ञानी थे, एक का नाम था लेमार्क और दूसरे का नाम था ट्रेविरेनस। लेमार्क फ्रांस से थे और ट्रेविरेनस जर्मनी से थे। ठीक है,
तो अभी हमने इतना समझ लिया कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसके जनक किसे कहते हैं, और इस शब्द को नाम देने वाले कौन दो लोग थे, उनका नाम हमने देख लिया है। वन लाइन क्वेश्चन में या वन लाइन फैक्ट में हम इतनी चीजें क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जीव विज्ञान की शाखाएं। स्टूडेंट्स वैसे तो बहुत सी शाखा होती हैं, मेरा हो पाएगा तो कल की क्लास में हम उसको पीडीएफ में ही आपको पीछे अटैच करवा देंगे। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं। लेकिन पर्टिकुलर जब हम जीव विज्ञान को किसी दो शाखा में पढ़ते हैं, तो हम उन दो शाखाओं को पढ़ते हैं। तो जीव विज्ञान की बायोलॉजी की जब हम दो शाखाएं देखते हैं मेन, तो एक हम देखते हैं जूलॉजी, और एक हम देखते हैं बॉटनी। ठीक, जूलॉजी की यदि हम बात करें तो जूलॉजी को हम बोलते हैं क्या, जंतु विज्ञान। जू का मतलब आपको पता है, जू ये पर्टिकुलर वर्ड जो होता है वो जंतुओं के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जूलॉजी को हम बोलते हैं जंतु विज्ञान। ठीक, और बॉटनी को हम बोलते हैं क्या, वनस्पति विज्ञान। ठीक, देखिए जंतु विज्ञान में जंतुओं का जैसे जंतु हम लोग हो गए, मनुष्य हो गए, स्तनधारी हो गए, जितने भी जंतु और वनस्पति विज्ञान की बात करें तो हम पौधों का अध्ययन करते हैं। समझ आ रहा होगा कि जो जंतु हैं वो कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। आप इसको दूसरी तरीके से ऐसा भी समझ सकते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम परपोषी जीव का अध्ययन करते हैं। परपोषी जीव वो होते हैं जो दूसरों पे खाने या भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर होते हैं। और जबकि आपको पता है कि वनस्पति हैं, जो प्लांट्स हैं, वो अपना भोजन कैसे बनाती हैं, स्वयं बनाती हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्वपोषी का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो बॉटनी कहलाते हैं। ठीक है, अब हमने बायोलॉजी के पर्टिकुलर फादर का नाम देखा हुआ था कि बायोलॉजी के जनक कौन है, या फादर ऑफ बायोलॉजी हम किसको कहते हैं, एरिस्टोटल को। वहीं हम यदि जूलॉजी की बात करें तो भाई किसी इंसान को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता होगा और किसी इंसान को फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता होगा। ठीक है, जूलॉजी की बात करें तो फिर किसका नाम सामने आएगा, अरस्तु। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। यदि हम फादर ऑफ बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वो भी अरस्तु है, और फादर ऑफ जूलॉजी की बात कर रहे हैं तो वो भी कौन है, अरस्तु, यानी कि एरिस्टोटल। ऐसा क्या कर दिया इन्होंने जंतुओं के अलग अलग 500 प्रजाति का लगभग अध्ययन किया है। और किस तरीके से, कि वो आकार में कैसी हैं। देखिए, जीव विज्ञान में यदि किसी भी जंतु का अध्ययन किया जाता है तो 3-4 चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहले उसका आकार कैसा है, यानी कि आकारिकी। ठीक, उसकी आंतरिक संरचना कैसी है, यानी कि आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना। और तीसरा क्या, वो किस तरीके से कार्य करता है, यानी कि कार्यकी। तो अरस्तु ने इन क्षेत्रों पे क्या करा, जंतुओं का अध्ययन किया। जैसे हम आकारिकी को मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी बोलते हैं। मैंने आपको बताया इन वर्ड्स को मैं आपको एक पीडीएफ में पीछे लिंक कर दूंगी, ताकि आप लोग सिर्फ इनको पढ़ के क्या करना रहता है, रटना रहता है। तो यहाँ मैं आपको नहीं बता रही हूँ आपको, लेकिन पीछे में एक पीडीएफ में एक पेज लगवा दूंगी जिसमें आप पढ़ सकेंगे कि एनाटॉमी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो आकार में कोई जंतु कैसा है, आंतरिक संरचना कैसी है, फंक्शन कैसा कर रहा है। ठीक है, तो इस आधार पर अरस्तु ने क्या करा, इनका अध्ययन किया। ठीक, और इसलिए हम अरस्तु को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। अरस्तु की एक बुक है जो यहाँ हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बुक का नाम मैं आपको लिख देती हूँ। उस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। एनिमिलिया या एनिमिलियम ये लिखा मिलेगा आपको। ये किसकी बुक का नाम है,
अरस्तु की। देखिए एनिमिलियम आ रहा है, आपको पता है एनिमल्स यानी जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, और ये बुक किसने लिखी है? अरस्तु ने लिखी है। ठीक है, वहीं हम बात करें वनस्पति विज्ञान की, तो वनस्पति विज्ञान में आप देखेंगे जैसे हमने जंतु विज्ञान के फादर का नाम देखा हुआ था, यानी कि जंतु विज्ञान के पिता कौन है उनका देखा हुआ था, ऐसे ही यदि हम वनस्पति विज्ञान के जनक या पिता माँ की बात करें तो वो कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है? जंतु वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। ठीक है, थियोफ्रेस्टस ने भी वनस्पति और पौधों के क्षेत्र में बहुत से काम करे। पौधों की लगभग 500 अलग अलग प्रजातियों का क्या किया है? इनने अध्ययन किया है। 500 से भी अधिक हो सकती हैं, एक हम एवरेज बता रहे हैं कि लगभग 500 से अधिक प्रजातियों का क्या किया हुआ है? इन्होंने अध्ययन किया है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक, इनकी बुक का नाम भी यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, तो यहाँ हमने एरिस्टोटल की बुक का नाम देख लिया, यहाँ हमने किसकी नाम देख लिया? थियोफ्रेस्टस की बुक का नाम देख लिया। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हम देखेंगे कि जीव क्या होते हैं और उनके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, चलिए। अब हम बात करने वाले हैं जीव के बारे में कि जीव क्या होते हैं। जीव जिसे आप सजीव बोलते हैं या जिसे हम इंग्लिश में ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, जीव वो होते हैं जो एक निश्चित तरीके का एक कोशिकीय संगठन रखते हैं तथा जो जैविक क्रियाएं करते हैं। अर्थात वे सभी सजीव जो जैविक क्रियाएं करते हैं, जीव क्या होते हैं? जो जैविक क्रियाएं करते हैं। तथा जिनमें क्या पाया जाता है? कोशिकीय संगठन पाया जाता है या कोशिकीय संरचना पाई जाती है। वो सभी क्या कहलाते हैं? जीव कहलाते हैं। ठीक है, जीव को हम सजीव भी बोल सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ठीक, अब स्टूडेंट्स, यदि जीव हैं तो जीवों के कुछ लक्षण भी होंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे कि जीवों में सजीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं, है ना। यदि हम देखें, हमारी हेडिंग डालेंगे जीवों के लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, जब भी हम सजीवों की बात कर रहे हैं और उनके लक्षण में बात कर रहे हैं तो सबसे पहला लक्षण हम देखेंगे उनका कि उनमें क्या पाया जाएगा? कोशिकीय संगठन पाया जाएगा। कोशिकीय संगठन या कोशिकीय संरचना भी लिख सकते हैं आप, पहला पॉइंट डाल के लिख रहे हैं। ठीक है, कोशिकीय संगठन के हिसाब से हम आपको पता होगा कि कोशिका क्या होती है, हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोल रही हूँ, हम जिस कमरे में या जहाँ स्टडी कर रहे हैं वो एक कमरा होता है, और कोई भी घर उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? एक ईंट होती है, ईंटों से मिलकर बना होता है। ऐसे ही कोई भी ह्यूमन बॉडी कोशिका से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो क्या कहलाती हैं? ये जीव, एक पूरा शरीर बनती हैं धीरे धीरे।
तो किसी भी जीव के शरीर में कोशिकीय संगठन पाया जाता है। इस आधार पर जीव दो प्रकार के हो सकते हैं, एक या तो एक कोशिकीय, ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है जिसे हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जिसे हम मल्टीसेलुलर बोलते हैं। जैसे कि हम और आप, हमारा शरीर कैसा बना है? हमारा शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है। और कोशिका क्या है? कोशिका किसी भी मानव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है ना। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं कोशिका को? कोशिका को मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, कोशिका होती क्या है। मैं यहाँ पर डिटेल में आपको ये इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि हमारा पूरा एक चैप्टर आने वाला है किस पे? सेल पे, जो हमारा या तो 3rd या 4th चैप्टर होगा, तो हम उसमें कोशिका देख लेंगे कि कोशिका क्या होती है। कोशिका क्या होती है? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। अगर आपको ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो जो मैं बोल रही हूँ, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, इसका मतलब क्या है? मानव शरीर या किसी भी जंतु के शरीर या पादप के शरीर की वो छोटी से छोटी कोशिका जहाँ उस स्तर पर क्या होती है? संरचना। संरचना यानी उस स्तर को हम अध्ययन कर पाते हैं और वो कार्य करती है। मतलब जैसे हम श्वसन कर रहे हैं तो कोशिका के स्तर पर भी आप श्वसन देखोगे, ठीक है। कोशिका के समस्त कार्य होते हैं जो हम मानव शरीर पे हमें सारी क्रिया दिखती है वो कोशिका स्तर पे होती है, ठीक है। संरचनात्मक और कार्यात्मक। कार्यात्मक इकाई, ठीक है। यहां तो हमें पता चल गया कि कोशिकीय संगठन पाया जाएगा। और अभी हम इसमें जब हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे तो हम यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, है ना, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम जीवों के लक्षण पढ़ रहे हैं, यानी कि जो भी सजीव होंगे उनका शरीर किससे मिलकर बना होगा? कोशिका से मिलकर बना होगा, ये हमें पता चल गया। सेकेंड पॉइंट हम जाएंगे। सेकंड पे यदि हम बात करें तो हम देख रहे हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। ठीक, यदि हमने बात कर ली कि हर जीव, जो भी सजीव है उसका एक लक्षण है, ठीक है स्टूडेंट्स। यदि आप 12th क्लास की बुक्स पढ़े होंगे या फिर आपको ध्यान होगा तो वहाँ पर भी सजीवों के लक्षण करके एक टॉपिक आता है, ठीक है। और उसमें आपने देखा होगा कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, सजीवों के जो परिभाषित करते हैं, और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो सजीवों को परिभाषित नहीं करते लेकिन सजीवों में होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे प्रजनन, ठीक है। जरूरी नहीं है, जैसे आपने खच्चर का सुना, जरूरी नहीं है कि हर जीव प्रजनन करे। तो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो सजीवों के होते हैं लेकिन पर्टिकुलर सजीवों को परिभाषित नहीं करते हैं, और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो परिभाषित करते हैं। जैसे हम ये पढ़ रहे हैं तो ये सब परिभाषित, इतना आपको क्लियर रखना है, ये हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन एक समझने के लिए हमारे दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, ठीक। अब यदि हमने कोशिका देख लिया तो भाई कोशिका में जीव द्रव्य, अभी हम पूरा कोशिका पढ़ने वाले हैं और आपको ये जीव द्रव्य के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि भाई जीव द्रव्य की नामकरण किसने किया और जीव द्रव्य क्या होता है, ठीक। मान लीजिए ये कोई सेल है, जैसे मैंने सेल का मतलब कोशिका, जो हम पिछली स्लाइड में पढ़ के आ रहे हैं। हर जीव का शरीर इससे मिलकर बना हुआ है, छोटी छोटी रहती हैं बहुत, मिलकर बनाती हैं क्या? मानव के शरीर को, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो इसमें आपको एक पदार्थ मिलेगा, ठीक है। इस पदार्थ को क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य, ठीक। मैंने आपको बताया जो भी हम जैविक क्रियाएं करते हैं हमें तो समझ में आ रहा है, लेकिन कोशिका के स्तर पर इन जैविक क्रियाओं को कराने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ये जीव द्रव्य होता है। इसी जीव द्रव्य में ये कोशिकीय स्तर पर सारी जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। कोशिकीय स्तर पर समस्त जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में ही संपन्न होती हैं, ठीक है। ये देख लिया हमने। अब हम ये देख रहे हैं कि जीव द्रव्य का नामकरण या खोज के बारे में आपने पढ़ा होगा, पुरकिंजे। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया है? पुरकिंजे।
होता क्या है, एक गाढ़ा कोशी के स्तर पर एक गाढ़ा चिपचिपा सा पदार्थ होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। यहाँ हम ज्यादा डिटेलिंग नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, सेल पढ़ना है, चूंकि ये सेल का एक पार्ट है तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कंफ्यूजन यहाँ हो जाता है जैसे हम प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं, जीव द्रव्य, तो कहीं आपको साइटोप्लाज्म दिखता है, कहीं आपको न्यूक्लियोप्लाज्म दिखता है, आप कंफ्यूज वहाँ होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए जो ये पदार्थ यदि केंद्रक के अंदर मिल रहा है तो इसको हम क्या बोल देंगे, केंद्रक द्रव्य। यही जीव द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। और कोशिका जो मिल रहा है, कोशिका में मिल रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म। और इन दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, जीव द्रव्य। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, ये जीवों का गुण है। एक हमने देख लिया कोशी की संरचना, संगठन, जीव द्रव्य। स्टूडेंट जैसे आपको लग रहा होगा कि जीवों का ये भी तो गुण है कि वो चल पाते हैं, है ना, वो घूम पाते हैं, वो खा पाते हैं, तो ये सब चीजें अभी हम देखेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा टफ रहती है वो हमने पहले देख ली। ठीक है, तीसरा हम जाते हैं किस पे, वृद्धि पे। वृद्धि, तीसरा हम देख रहे हैं वृद्धि, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी जीव है वो बढ़ेगा, जैसे कि आपने देखा होगा वृद्धि करेगा। हम वृद्धि कैसी हो सकती है, वृद्धि मात्रात्मक हो सकती है, गुणात्मक हो सकती है, यानी कोई भी जीव का शरीर है वो एक ऊंचाई में भी बढ़ता है, वो मोटाई में भी बढ़ते हैं। मतलब हम पर्टिकुलर टाइम बाद क्या होते हैं, सजीवों में क्या देखा जाती है, वृद्धि देखी जाती है। ठीक है, और आप इसे और सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि ये वृद्धि ऐसे भी हो सकती है कि हम देख सकते हैं ये द्रव्यमान के स्तर पे भी हो सकती है और ये संख्या के स्तर पे भी हो सकती है। कैसे, अब ये कैसे हो सकती है, जैसे आपको पता होगा अमीबा, पैरामीशियम, ये लोग जो हैं ये संख्यात्मक रूप से अपनी वृद्धि करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम बाद। और हमारा जो शरीर है, मानव का शरीर है, जंतु का शरीर है, एक टाइम बाद ग्रो होता है। ठीक, अब ये वृद्धि कैसी होती है, स्थायी होती है। मतलब एक बार आपके हाथ लंबे हो गया, आपने एक अच्छी हाइट प्राप्त कर ली, तो आप उसके बाद छोटे तो नहीं हो सकते। ये वृद्धि कैसी होती है, स्थायी होती है, स्थायी। ठीक है, ये वृद्धि का एक गुण है ना। और ये वृद्धि किस चीज से हो रही है, ये वृद्धि हो रही है हमारी मेटाबॉलिज्म क्रिया से, यानी कि जो हम खाते हैं, मेटाबॉलिज्म हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचयी क्रियाओं से। उपापचयी क्रियाओं के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में वृद्धि देखी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, यदि हम खाते हैं और हम अपना काम यूज़ करते हैं तो हम धीरे धीरे काम करते रहते हैं, तो हमारी क्या होता है, ग्रो होती रहती है। लेकिन हम खाना कम कर दें और काम करना ज़्यादा कर दें तो वो ग्रोथ, आपने देखा होगा, वो ग्रोथ ऋणात्मक भी हो जाती है। यानी कि इंसान जो एक मोटा अच्छा खासा इंसान है ना, वो अगर ज़्यादा एनर्जी से वर्कआउट कर रहा है और उतना खाना नहीं खा रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, दुबला हो जाएगा। तो ये धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है, आप वहाँ कंफ्यूज मत होना। लेकिन है हर जीव का शरीर क्या होता है, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा मेटाबॉलिज्म। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है। फोर्थ पॉइंट है हमारा क्या, मेटाबॉलिज्म। देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा दे रही हूँ, तो जब हम पाचन पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेटाबॉलिज्म को हम बोलते हैं उपापचय या उपापचयी क्रियाएं। ठीक, उपापचयी क्रियाओं में भी हम 2 पॉइंट देखेंगे। एक होता है हमारा एनाबॉलिज्म
और एक होता है हमारा क्या, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उपचय, और कैटाबॉलिज्म को हम क्या बोलते हैं, अपचय। ठीक है। ठीक, यदि हम बात करें एनाबॉलिज्म की, तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सरल अणुओं से सरल अणु मिलकर क्या बनाते हैं, जटिल। ठीक, और यदि हम बात करें अपचय की, तो जटिल अणु किसमें टूटते हैं, सरल अणुओं में। कैसे टूटते हैं भैया, क्या हो रहा है, जैसे कि हमने खाना खाया, वो खाने में हमने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लिए, और जब हमारा शरीर के स्तर पे वो अंदर जाके छोटे छोटे सिंपल अणुओं में टूटता है, पाचन बोलते हैं। लेकिन हमारे शरीर एनर्जी के लिए जरूरत पड़ती है ऊर्जा की, बहुत सारे प्रोटीन्स की, तो जब उन्हीं में से कोई सरल अणुओं से मिलकर खाना टूट जाता है, बनता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, और ये क्रिया लगातार चलती रहती है, जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना, और सरल अणुओं से फिर जो हमारे ऊर्जा के लिए आवश्यक है उन अणुओं का निर्माण होना। ठीक है, तो ये हमारी उपापचय क्रिया कहलाती है, जिसे हम उपापचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे जटिल अणुओं से सरल अणुओं में देख सकते हैं पाचन, जिसे हम डाइजेशन बोलते हैं, पाचन यानी कि जो पाचन हो रहा है, हम खा रहे हैं, जो खाना पच रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। और यदि आप सरल अणुओं से जटिल अणुओं का देखेंगे तो आप देखेंगे प्रोटीन का निर्माण। देखा होगा आपने, प्रोटीन का निर्माण के लिए क्या होते हैं, एमिनो एसिड जिम्मेदार होते हैं। एमिनो एसिड से निर्माण होता है किसका, प्रोटीन का। कुछ एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी में होते हैं, कुछ हम बाहर से लेते हैं, और जब ये एमिनो एसिड मिलते हैं सरल अणुओं से जटिल अणु बनते हैं, तो किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे। अब ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, अब हम देखेंगे 5th नंबर पे आप देखने वाले हैं उत्तेजनशीलता या संवेदनशीलता। ठीक है, संवेदनशीलता को स्टूडेंट्स आप उत्तेजनशीलता देखेंगे तो उसको एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं, और संवेदनशीलता को आपने देखा होगा कॉन्शियसनेस बोलते हैं। संवेदनशीलता और उत्तेजनशीलता जीवों का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है स्टूडेंट। जैसे वातावरण में कोई भी चेंज तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आज आपका कोई रूटीन है, आप पढ़ते हैं, उस समय अगर कोई भी चेंज होता है तो आपको गुस्सा नहीं आता कि आपके मन के मुताबिक काम नहीं हो रहा, तो यही हमारी उत्तेजनशीलता है। यदि वातावरण में कोई भी रासायनिक भौतिक परिवर्तन होता है का पॉइंट देखेंगे, 6 नंबर है अनुकूलन। अनुकूलन को इंग्लिश में एडेप्टेशन बोलते हैं। अनुकूलन का मतलब होता है, जैसे जीवधारियों का शरीर जो है वो अनुकूलित करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जिन स्थानों पे ज़्यादा क्या होती है, सर्दी होती है, जिन स्थानों पे सर्दी होती है, उनके जो आपने जंतु देखे होंगे उनके शरीर पे बाल ज़्यादा मिलते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि नाक ज़्यादा लंबी मिलती है। ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम समय के है ना, जैसे ज़्यादा गर्मी होती है उनका शरीर को मिलती है, अनुकूलन है। ठीक है, जीवधारियों का वो गुण जिससे वो वातावरण में होने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से खुद को अनुकूलित कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। 7 पे हम जाएं, प्रजनन। ठीक, प्रजनन क्या, जीवन की स्टूडेंट्स जीवन का एक साइकिल है।
पहला जन्म होती है, जन्म होता है किसी भी जीव का, फिर उसमें क्या होता है, वृद्धि होती है, फिर क्या होता है, प्रजनन होता है, और फिर क्या होता है, मृत्यु होती है। ये साइकिल चलता रहता है। ठीक, यदि हम देखें तो हर जीव पर्टिकुलर एक निश्चित अवस्था में पहुंचने के बाद क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक निश्चित समय में पहुंचकर क्या करते हैं, अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति करना, है ना, किसी जीवधारी द्वारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। लेकिन मैंने बताया था ये जीवों का कैसा, सजीवों का कैसा लक्षण है जो उनको पूरी तरह परिभाषित नहीं करता है, यानी कि छुपा हुआ। ठीक है, मतलब कुछ जीव ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रजनन नहीं करते, जैसे आपने खच्चर का वगैरह का सुना होगा, लेकिन मोस्टली आपने देखा क्या है, ये भी एक जीवों का क्या है, एक गुण है। ठीक है, आठवीं हम बात करें तो क्या, आठवां हम देख लेते हैं जैविक क्रियाएं। हर जीव के शरीर में क्या होता है, कुछ जैविक क्रियाएं करते हैं, यानी कि जिसे हम बायोलॉजिकल फंक्शन बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे चलना, घूमना, ठीक है, सांस लेना, भोजन करना, तो ये सारे क्या है, ये सारी जैविक क्रियाएं है ना, जैसे चलना, सांस लेना, ये सारी क्या है, ये सारी जैविक क्रियाएं हैं जो सभी जीवधारी करते हैं। ठीक है, नवे की हम बात करें, नवा है पोषण। पोषण को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, हर जीवधारी को अपने शरीर में वृद्धि और विकास करने के लिए क्या किया जाता है, क्या करते हैं वो लोग, पोषण करते हैं। मतलब बाहर से हम लोग, जैसे स्वपोषी जीव है वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और परपोषी जीव स्वपोषी जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये उनसे अपने भोज्य पदार्थ लेते हैं और शरीर की क्या करते हैं, पोषण करते हैं। ठीक है, तो ये जीवधारियों का एक प्रमुख लक्षण है कि वो पोषण तो प्राप्त करेंगे। ठीक, और 10वां क्या, जीवन चक्र। जिसे हम बोल रहे हैं लाइफ साइकिल। हर जीव का शरीर एक लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र के रूप में हमें दिखता है, जिसमें हम देख रहे हैं जन्म, वृद्धि, प्रजनन और मृत्यु। तो ये पूरा चलता है, एक लाइफ साइकिल होता है। तो हर जीव के शरीर में हमें क्या मिलता है, एक लाइफ साइकिल मिलता है। सीधी सी बात, आपके हिसाब से कहने का मतलब ये हुआ कि क्या होता है, हर जीवधारी के जीवन में जन्म होगा और उसकी मृत्यु। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़े हैं, ये जीवों का अध्ययन किया जाता है, सजीवों का अध्ययन किया जाता है। तो हमने देखा जीव क्या होते हैं, है ना, हमने पढ़ा है। मैं आपको शुरुआत से एक बार और बता दे रही हूँ कि हमने शुरू से पढ़ा क्या है। ठीक, सबसे पहले हमने बायोलॉजी देख लिया, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोस और लोगस। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देख लिया जीव विज्ञान की 2 शाखाएं। ठीक, मैंने आपको इसमें यह बताया है कि और भी अन्य शाखाएं होती हैं, लेकिन मेनली हम 2 ब्रांचेस से पढ़ते हैं। और नेचुरल साइंस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक, चलिए, थियोफ्रेस्टस, इनकी बुक का नाम याद रखना है, यहाँ पर अरस्तु की बुक का नाम याद रखना है। ठीक है, थर्ड हम लोगों ने देख लिया कि जीव क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है। फोर्थ की हम यदि बात करें तो हमने जीवों के लक्षण से शुरुआत करी है, कोशिकीय संगठन, एक कोशिका, बहुकोशिका। यहाँ पर एक चीज और समझो आप लोग कि जब हम बात कर रहे हैं, आप लोगों को अगर जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन ये कोशिका से शरीर बन कैसे जाता है, ये एक चीज है। देखिए, एक तो रहती है कोशिका, ठीक है, ऐसी कोशिकाएं जो उत्पत्ति, रचना और कार्य में क्या होती हैं, समान होती हैं। ये सब जब आपस में मिलती हैं तो ये क्या बनाती हैं, ऊतक। ऊतक, ऊतक जिसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। हमारा एक चैप्टर टिश्यूज पे भी आएगा, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। और ये जब टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। ठीक है, अंग के बाद यदि हम देखें तो ये अंग आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, अंग तंत्र बनाएंगे। अंग तंत्र, जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं अंग तंत्र। मैंने आपको बताया था हम ये सब पढ़ने वाले हैं, अंग तंत्र भी पढ़ने वाले हैं। अंग तंत्र के बाद तंत्र आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, एक शरीर यानी कि एक बॉडी का निर्माण करेंगे। ठीक है,
इसीलिए हमने कोशिका को क्या बोला, कोशिका को संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई बोला। ठीक है, फिर हम लोग आगे गए, आगे हम लोगों ने देखा कि हमने किसके बारे में पढ़ा है, जीव द्रव्य के बारे में। यहाँ पर भी एक बात और याद रखिए, वैसे मैं जीव द्रव्य में आपको बताऊंगी। हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बोला है, जीवन का भौतिक आधार। ठीक है, जीवन का भौतिक आधार किसे बोला है, जीव द्रव्य को बोला गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारी कोशिका के स्तर पर जैविक क्रियाएं किसमें संपन्न हो रही हैं, इस जीव द्रव्य में ही संपन्न हो रही हैं। ठीक है, यहां से हमने वृद्धि देखा, वृद्धि के बाद मेटाबॉलिज्म देखा, आपको समझ में आ गया होगा, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म, है ना। इनडायरेक्टली आपको इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, जो हम खाना खा रहे हैं वो उसका पाचन, और जो पाचन के बाद हमारे शरीर में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब का निर्माण हो रहा है, वो सब क्या हो गया, अपचय। ठीक, फिर हम लोगों ने देख लिया ये कुछ और लक्षण है जिनको हमने ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देखी, जो आपको बोलने से ही समझ में आ जाते हैं, जैसे प्रजनन हो गया, जैविक क्रिया हो गई, पोषण हो गया, जीवन चक्र हो गया और उत्तेजनशीलता हो गई। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि हम अभी क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने परिचय देख लिया है, परिचय के बाद हम आपको देखेंगे, बताएंगे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, जीवन की उत्पत्ति। ठीक है, इसके बाद हम देख लेंगे कोशिका, कोशिका के बाद हम देखेंगे ऊतक। और आपको पता है कि कोशिका मिलके ऊतक बनाती है और ऊतक से क्या बनते हैं, अंग और अंग तंत्र। तो हम बहुत सारे हमारे क्या होगा सिस्टम्स देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, और ऐसे ही और भी जितने तंत्र हैं, है ना, वो सब भी हम क्या करेंगे, वो हम इसमें देखते जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, जिससे आपको क्या हो अच्छे से समझ में आए। आज हमने सिर्फ बायोलॉजी क्या है और उसका परिचय क्या होता है, उसके जनक क्या हैं, उसकी ब्रांचेस वगैरह के बारे में देखा है। कल से हम शुरू करेंगे, ठीक है, जीवन की उत्पत्ति, फिर हम आएंगे किस पे, सेल पे। आपको ये क्लास पसंद आई हो, थैंक यू।